ऐसी मूवी जो 2011 में रिलीज हुई थी, ओवर बजट चली गई थी, जिसपे कंट्रोवर्सी तक हुई और जिसको उस टाइम पे मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे। इवन ऑडियंस ने भी ये बोल दिया था कि ये कैसी मूवी है, समझ में ही नहीं आई। तो मैं बात कर रही हूँ रॉकस्टार मूवी की, जो अभी वापस से री रिलीज हुई है एंड जो पिक्चर अपने टाइम पे बस एक एवरेज हिट थी। मतलब 60 करोड़ की बजट में उसने 70 करोड़ कमाए थे इंडिया में। तो अब ऐसा क्या हुआ है कि अपनी रिलीज के 13 इयर्स बाद रॉकस्टार जब थिएटर्स में री रिलीज हुई तो उसके शो में बाकी बड़ी बड़ी फिल्म से भी ज्यादा ऑडियंस थी और अपनी री रिलीज के 1 महीने के अंदर ही ना 5.5 करोड़ से भी ऊपर कमा चुकी है। तो यार रॉकस्टार ओवररेटेड है या फिर एक्चुअल में एक मास्टरपीस है, यही सब इस वीडियो में डिकोड किया है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले रॉकस्टार से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जान लेते हैं। तो क्या आपको ये पता है कि रॉकस्टार का जो क्लाइमैक्स है वो पहले शूट हुआ था और ये पूरी मूवी जो है वो रिवर्स में शूट हुई थी, क्योंकि जो फिल्म क्रू था ना वो रणबीर की हेयर स्टाइल की कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं करना चाहते थे, जो कि स्पेशली उन्होंने इस मूवी के लिए ग्रो किए थे। ऑल्सो रणबीर कपूर ने इस मूवी के लिए स्पेशली गिटार सीखा था एंड बहुत सारे फेमस सिंगर्स की बायोग्राफीज और उनकी लाइफ को स्टडी किया था सो दैट वो अपने कैरेक्टर को और अच्छे से प्ले कर पाए। ऑल्सो हीर के रोल के लिए नरगिस फाकरी ओरिजिनल चॉइस नहीं थी। इनिशियली करीना कपूर को उस रोल के लिए कंसिडर किया जा रहा था, सिंस मूवी में रणबीर कपूर थे एंड कुछ रोमांटिक सीन्स थे तो वो तो गेम ऑफ थ्रोन्स बन जाता। तो फिर अल्टीमेटली नरगिस फाकरी को कास्ट किया गया। तो 2 आवर्स 39 मिनट्स की ये मूवी है और अभी आपको जियो सिनेमा, Amazon प्राइम वीडियो, ZEE5, इवन यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। लेकिन अभी थिएटर्स में वापस से री रिलीज हुई है, तो अगर आपने अपने टाइम पे थिएटर्स में नहीं देखी थी तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है इसको थिएटर्स में वापस से एक्सपीरियंस करने की। तो ये तो कुछ फैक्ट्स थे रॉकस्टार से रिलेटेड जो मुझे पता थे और जो मैंने मेंशन नहीं किए आपको पता है, तो वो आप कमेंट कर सकते हो और सबके साथ शेयर कर सकते हो। तो रॉकस्टार के लिए ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये एड ऑफ इट्स टाइम थी या जब रिलीज हुई तो लोगों को समझ में नहीं आई, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कल्ट क्लासिक मूवी बन गई एंड अब इसकी जो फैन फॉलोइंग है वो तो सब जानते ही हैं। तो ऐसी पिक्चर जिसमें एंडिंग आपको पहले ही दिखा दी कि रॉकस्टार अभी बन चुका है एंड कट एकदम से आपको पहले सीन पे लाके खड़ा कर दिया। और यूजुअली मूवीज में हीरो की एंट्री कैसे होती है, एकदम स्लो मोशन में बाल उड़ रहे हैं, एकदम हीरोइक एंट्री। कभी कभी तो एक स्पेशल एंट्री सॉन्ग ही होता है और इवन आजकल की मूवीज में तो हीरो की 10-10 बार एंट्री होती है, लेकिन यहाँ पे अपना हीरो पहले सीन में पिट रहा है। कोई स्लोमो एंट्री नहीं, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, कुछ नहीं, बस पिक्चर शुरू। तो इसीलिए सबसे पहली चीज जो रॉकस्टार को दूसरी मूवी से डिफरेंशिएट करता है ना, वो है ये अनकन्वेंशनल स्टाइल। जो रॉकस्टार में नॉन लीनियर नैरेटिव चलता है, मतलब एकदम से आपको पास्ट का सीन चल रहा है फिर प्रेजेंट का सीन चल रहा है, तो वो चीज मूवी के अंदर भी वो कॉम्प्लेक्सिटी और इंट्रीग फैक्टर लाती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर जॉर्डन यानी कि जेजे के अंदर भी होता है। एंड इसीलिए रॉकस्टार कोई टाइम पास मूवी नहीं थी कि हाँ चलो आपने देख लिया बिना दिमाग लगाए, लेकिन रॉकस्टार देखने के लिए आपको एकदम फोकस होकर बैठना पड़ेगा। एक भी सीन आपका मिस होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, क्योंकि एक तो पहले ही समझ में नहीं आ रहा और अगर फिर भी कुछ मिस कर दोगे तो फिर वैसे भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पिक्चर इतनी डीप है। एंड जो लोग बोलते हैं ना कि रॉकस्टार मूवी का जो प्लॉट था वो तो बहुत बेसिक सा था, उसमें कुछ ऐसा नहीं था, बस रणबीर कपूर की एक्टिंग थी और जो उसके सॉन्ग्स हैं वो थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा इम्तियाज अली का डायरेक्शन था इस मूवी के लिए, जो कॉम्प्लेक्स थीम्स उन्होंने एक्सप्लोर करी हैं पूरी पिक्चर में, कहीं पर भी आपको आई लव यू नहीं मिलेगा, कहीं वो रेगुलर रोमांस देखने के लिए नहीं मिलेगा, एक अलग ही तरह का प्यार देखने के लिए मिलता है, एक सर्च फॉर आइडेंटिटी देखने के लिए मिलती है, इवन ये भी देखने के लिए मिलता है कि फेम के लिए आपको क्या क्या प्राइस चुकाना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजों को इस मूवी में एक्सप्लोर किया गया है। इवन जो जॉर्डन या जेजे का कैरेक्टर था तो उसको टिपिकल बॉलीवुड हीरो की तरह नहीं दिखाया गया, उसके कैरेक्टर में भी फ्लॉज दिखाए हैं एज एन आर्टिस्ट, एज एन ह्यूमन बीइंग, वो कितना वल्नरेबल है तो वो चीज भी दिखाई। इवन उसकी लाइफ में जो सिचुएशंस आती हैं उससे उसका बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है, तो वो चीज काफी रिलेटेबल है एज ए ह्यूमन बीइंग। मतलब आप कितनी बार ऐसे सोचोगे ना कि हिंदी फिल्म के हीरो है बे। तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। और जो जेजे की जॉर्डन तक की जर्नी दिखाई है कि कैसे वो एक सिंपल सा कॉलेज स्टूडेंट होता है और फिर कैसे वो एक टॉर्चर्ड आर्टिस्ट बन जाता है, आई थिंक उसका पोर्ट्रेयल जो रणबीर कपूर ने किया है ना वो शायद ही कोई कर सकता था। तो रॉकस्टार का डेफिनेटली एक हाई पॉइंट है रणबीर कपूर का परफॉर्मेंस, जो उन्होंने वर्सेटैलिटी दिखाई है, जो उनकी रेंज ऑफ एक्टिंग दिखती है इस मूवी में, आई थिंक उनकी करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज है एंड इवन रियलिस्टिक भी। इस पिक्चर में वो पुलिस से भी भिड़े हैं, उनको जेल में भी डाला गया है, लेकिन दूसरी तरफ एनिमल देख लो, इतने लोग मरे हैं लेकिन पुलिस का नामो निशानी नहीं है। एंड इवन रॉकस्टार में जो एक आर्टिस्ट का स्ट्रगल होता है ना म्यूजिक इंडस्ट्री में या फिर लाइफ में, तो उसको भी काफी ऑथेंटिक तरीके से ऑडियंस के सामने पोर्ट्रे किया गया था। एंड आई थिंक कि उसके लिए उनको क्रेडिट मिलना चाहिए कि
क्या रिसर्च करी थी उन्होंने इस मूवी को बनाने के लिए और जो भी उन्होंने इंस्पिरेशंस लिए थे, तो वो मूवी को काफी जेन्युइन बनाता है। एंड ऑफ कोर्स जिसके लिए रॉकस्टार सबसे ज्यादा जानी जाती है अपने लेजेंडरी म्यूजिक के लिए। मतलब इस पिक्चर के साउंड ट्रैक में टोटल 14 ऑडियोज थे एंड जिसमें से 11 तो फुल फ्लेजेड गाने हैं। यूजुअली किसी पिक्चर में 1-2 गाने आते हैं तो हमें लगता है कि यार फ्लो तोड़ दिया, मजा खराब कर दिया, लेकिन इस पिक्चर की सोल ही इसके गाने थे। एंड जिस तरीके से हर थोड़ी देर में गाना तो आता है लेकिन वो पिक्चर से कहीं पर भी अलग नहीं लगता। एक एक सॉन्ग का एक एक लिरिक ऐसे मैच देना जैसे इंटीग्रेटेड हो। मतलब अगर कोई परफेक्शन है तो बस यही है। और इसका डेफिनेटली क्रेडिट जाता है AR रहमान सर को, जिन्होंने इंडियन ट्रेडिशनल साउंड्स को भी रॉक के साथ कंबाइन कर दिया था। मतलब ऐसे गानों का फ्यूजन दिया जो आपकी प्लेलिस्ट में आज भी है। नहीं है क्या? नहीं है तो क्या ही तुमने रॉकस्टार देखी है। और आप कोई सा भी गाना सुन लो, आपको ऐसा लगेगा कि गाना पिक्चर की स्टोरी खुद बता रहा है कि आगे क्या होगा, आगे क्या देखने के लिए मिलेगा या एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन चल रही है। और इसीलिए नेक्स्ट जो रीजन है ना वो है रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ लव एंड हार्ट ब्रेक। मतलब इस पिक्चर में कोई टिपिकल बॉलीवुड रोमांस आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। दोनों लीड कैरेक्टर्स के बीच में आपको रेगुलर डेटिंग नहीं देखने के लिए मिलेगी। दोनों एक दूसरे को पूरी पिक्चर में आई लव यू तक नहीं बोलते। इवन हीरोइन की तो शादी तक हो जाती है, वो चली जाती है, लेकिन फिर भी इस पिक्चर में प्यार दिखाया है। इसमें वो टिपिकल प्यार की हैप्पी साइड नहीं दिखाई है, जो उसका एक डार्कर साइड होता है, जो पेन साइड होता है, वो थोड़ा दिखाया है। एंड जो जॉर्डन और हीर का रिलेशनशिप भी दिखाया है वो ऐसा दिखाया है जिसमें पैशन है, कंफ्यूजन है, दोनों एक दूसरे के साथ होने के लिए इंतजार करते हैं लेकिन मिलती एक ट्रैजिक एंडिंग है। तो ये पिक्चर ऑडियंस को वो नहीं दिखाती जो ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही है, रादर वो दिखाती है जो ऑडियंस एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही होती। मतलब पिक्चर का जो फर्स्ट हाफ है वो तो बहुत एंटरटेनिंग चलता है, बहुत फन चलता है, लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ आता है, सेकंड हाफ में चीजें एकदम ड्रास्टिक टर्न ले लेती हैं, जो पहले के टाइम पे तो बहुत से लोगों के सर के ऊपर चला गया था कि ये क्या दिखा दिया, कि एकदम से तो सब कुछ ठीक हो रहा था, लगता भी है कि हाँ हैप्पी एंडिंग देखने के लिए मिलेगी, लेकिन हैप्पी एंडिंग नहीं होती। उस टाइम पे लोग पिक्चर की हैप्पी एंडिंग ही एक्सपेक्ट करते थे, उनके सामने अचानक से आप ऐसी ट्रैजिक एंडिंग रख दोगे तो क्या मिलेगा। लेकिन वही ब्यूटी है रॉकस्टार मूवी की कि वो आपको सच दिखाती है। एक और जो इम्पोर्टेंट रीजन है जिससे रॉकस्टार एंटरटेनिंग भी हो जाती है वो है इसके मेमोरेबल डायलॉग्स। मतलब इस मूवी में इतने सारे डायलॉग्स ऐसे हैं जो एकदम ही आइकॉनिक है, इवन कितने सारे तो एकदम ही रिलेटेबल भी है। और ये नहीं कि सिर्फ कॉमेडी डायलॉग्स, इवन जो इमोशनल डायलॉग्स भी है मूवी के अंदर, बहुत से तो ऐसे हेवी डायलॉग्स हैं जो आपको एकदम रोने पे ही मजबूर कर देंगे। एंड अगर आप इम्तियाज अली के डायरेक्शन को ध्यान से देखोगे ना तो इतनी ज्यादा डेप्थ मिलेगी पिक्चर के अंदर, इतने ज्यादा सिंबोलिज्म एंड मेटाफर्स यूज किए गए हैं टू कन्वे डीपर मीनिंग्स। जैसे एक ये शॉट है जहाँ पे गिटार जल रहा है एंड जॉर्डन जो है वो जलते हुए देख रहा है गिटार को, बट खुद बाथटब में बैठा है, तो वहाँ पे नजर आता है कि क्या डुअलिटी है फायर एंड वाटर की। जो उसकी आर्ट थी, उसका म्यूजिक वो उसने खुद ही जला दिया अपने अंदर की फायर से, तो वो शॉट एकदम ही लेयर्ड है। इवन ऐसे बहुत से लेयर्ड शॉट्स हैं जहाँ पे मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस निकल के आती हैं और इस सबको ब्यूटीफुली कैप्चर करती है इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी। प्राग नाम से भी कोई सिटी है, ये मुझे इस पिक्चर से पता चला था। और जितने भी सीन्स दिल्ली में शॉट हैं बहुत अच्छे से कैप्चर कर रखा है। इवन जो कॉन्सर्ट के सीन्स हैं वो रियल कॉन्सर्ट्स में शूट हुए हैं। जो साडा हक सॉन्ग है वो बहुत सिंबॉलिक है, जिसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बैनर है जहाँ पे फ्री के आगे एक वर्ड को ब्लर किया हुआ है, तो वहाँ पे टिबेट था पहले, तो वहाँ पे ऑलरेडी एक मूवमेंट या प्रोटेस्ट चल रहा था टिबेट को लेके, उसको फ्री करने को लेके, तो उस पे बहुत कंट्रोवर्सी हो गई थी कि भाई ये फ्री टिबेट को हटा दो, ब्लर करना पड़ेगा। और एक और बहुत बड़ा रीजन था रॉकस्टार की कास्ट। मतलब इसमें रणबीर कपूर का परफॉर्मेंस तो ऑफ कोर्स था ही, लेकिन उनके साथ साथ मिश्रा ब्रदर्स, कुमुद मिश्रा और पीयूष मिश्रा, दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पिलर्स थे पिक्चर के अंदर। एंड आई थिंक नरगिस फाकरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी का था तो वो था कुमुद मिश्रा का, जो हर टाइम जेजे को सपोर्ट करते हैं। एंड जो उनके आइकॉनिक डायलॉग्स है ना पिक्चर के अंदर, मतलब आपको हंसी भी आएगी और समझ भी नहीं आएगा कि ये बेचारा कैसे इसको मैनेज कर रहा होगा। और साथ साथ पीयूष मिश्रा के भी जितने सीन्स है भाई, वो पिक्चर के अंदर जो ह्यूमर लेके आते हैं ना, सीरियस सिचुएशन चल रही है लेकिन उसमें भी जो कॉमेडी का फ्लेवर है ना भाई, वो तो ये डायलॉग सुन के पता चल जाएगा। लेकिन एवरीथिंग इज इमेज, इमेज इज एवरीथिंग। और इनके साथ साथ क्या आपको पता है पिक्चर के अंदर अदिति राव हैदरी एंड जयदीप अहलावत भी थे, जिनका रोल भले ही छोटा था लेकिन परफॉर्मेंस दमदार। मतलब उस टाइम तो नोटिस नहीं किया था कि जो जेजे के बड़े भाई हैं वो जयदीप अहलावत है। तो इस सब के साथ साथ ना मुझे पिक्चर की एक और चीज बहुत अच्छी लगती है, वो ये कि इसमें भले ही आपको एग्रेसिव बिहेवियर दिखाया है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दिखाया है, लेकिन मूवी ना इन चीजों को ग्लोरीफाई नहीं करती। मतलब अगर वो एग्रेसिव हो रहा है तो उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ रहे हैं। सिमिलरली अगर इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कुछ भी है, भले ही दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उसका जो गिल्ट है वो
दोनों की आंखों में दिखता है। और इसीलिए इम्तियाज सर की जो अभी रीसेंट मूवी भी आई थी अमर सिंह चमकीला नेटफ्लिक्स पे, तो उसमें भी आपको कुछ इसी टाइप का फ्लेवर देखने के लिए मिलेगा। और अगर अभी तक वो मूवी आपने नहीं देखी है तो पहले उसका रिव्यू चेकआउट कर सकते हो चैनल पे एंड फिर मूवी चेकआउट कर सकते हो नेटफ्लिक्स पे। तो मेरी तरफ से तो ये सारे रीजंस थे कि रॉकस्टार जैसी मूवी जो है ना वो आने वाले काफी सालों तक नहीं बन सकती, ना ही रिक्रिएट की जा सकती है। और इन सब फैक्टर्स की वजह से ही ना रॉकस्टार आज भी एक मास्टरपीस है। अगर आप भी एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पे ऑल कर सकते हो, सो दैट हम मिल सके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।